हेलो बच्चों, आज हम क्लास 7 एनसीईआरटी बिहार बोर्ड के अध्याय 2 साइंस का जंतुओं में पोषण आज हम पढ़ेंगे। इस जंतु में पोषण यानी जीव जंतु कैसे भोजन ग्रहण करते हैं और किस तरह उसमें पाचन होता है, किस तरह वो अपना विकास करते हैं, ये सारी चीज़ें हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। जंतु मतलब होता है जैसे हम लोग आगे जीव जंतु जो जितने भी जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, आदमी, अमीबा, ये सब क्या है? जीव जंतु हुआ। क्या हुआ? जीव जंतु हुआ। इसके अध्याय 2 में हम यही देखेंगे कि जीव जंतु जितने भी हैं, गाय जैसे हो गए, जैसे या हम हो गए, चाहे छोटे जीव हो गए, अमीबा हो गए, ये कैसे अपना भोजन ग्रहण करते हैं। आज हम एनसीईआरटी क्लास 7 के लाइन बाय लाइन पढ़कर उसका विश्लेषण करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे भी। इसीलिए आज हम अपने चार्ट पर मानव आहार नाल का पाचन तंत्र का या पाचन तंत्र का चित्र बनाकर लाए हैं, ताकि आप लोगों को समझाने में हमें सुविधा हो। मतलब एनसीईआरटी में उतना क्लियर नहीं दे रखा है, इसलिए हमने स्वयं अपने चार्ट पेपर पर ये आहार नाल का चित्र बना के रखा हुआ है। जैसे ही मतलब ये टॉपिक आएगा वैसे ही हम आप लोगों को ये चीज़ समझाएंगे। और इसी दांत के प्रकार इसी चैप्टर में पढ़ना, दांत का क्या काम है, कौन दांत क्या करता है, कौन दांत काटता है, कौन दांत किस दांत से हम चीर फाड़ करते हैं, वो सारी चीज़ हमने एक चार्ट में लिखा हुआ है। और जब ये टॉपिक हमें पाठ पढ़ने, अध्याय पढ़ने के क्रम में ये टॉपिक आएगा तो हम ये आपको चार्ट लेकर हम आपको अच्छी तरीके से हम आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला जो लाइन है, इसका पहला लाइन कह रहा है, सभी जीव प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से अपने पोषण के लिए पौधे पर निर्भर करते हैं। एकदम सही बात है। जितना भी जीव जंतु है वो कहाँ निर्भर करते हैं, किस पर निर्भर करते हैं? पौधे पर निर्भर करते हैं। किस पर निर्भर करते हैं? पौधे पर, क्योंकि पौधे से ही हमें भोजन प्राप्त होती है। साग, सब्जी, फल, फूल सब हमें कहाँ से प्राप्त होती है? पौधे से ही प्राप्त होती है। इसलिए प्रत्यक्ष रूप से और परोक्ष रूप से, मतलब काल्पनिक रूप से भी किसके ऊपर निर्भर करते हैं? पेड़ पौधे पर ही निर्भर करते हैं। सभी जीवों को अपना उत्तम स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि, विकास एवं गतिशीलता बनाए रखने के लिए पोषण की जरूरत होती है। ये बात भी सही है। सभी जीव, अगर आप अपना शरीर अच्छा रखना चाहते हैं, स्वस्थ रखना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी शरीर की मतलब अच्छा से विकास हो, तो आप क्या करते हैं? उसके उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप अच्छा भोजन करते हैं, अच्छा खान पान रखते हैं, जिससे क्या हो, आपको कोई रोग ना हो और आपका शरीर बहुत ही अच्छा रहे। जंतुओं के पोषण में उसकी पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जितने भी जंतु हैं उसकी जैसे वो भोजन खाते हैं, इन्हें की जैसे बर्गर हो गया या पिज्जा हो गया, ब्रेड हो गया, इसमें पोषक तत्व उतना नहीं रहता है। इसलिए कह रहा है जंतुओं के पोषण में उसकी पोषक तत्वों की जरूरत बहुत ही आवश्यक है। ऐसा भोजन कीजिए जिसमें पोषक तत्व बहुत अधिक हो, ताकि आपके शरीर के विकास अच्छी तरीके से हो सके। या ऐसा भोजन मत कीजिए जिसमें पोषक तत्व की कमी हो। भोजन ग्रहण का तरीका यानी अंतर्ग्रहण, किस तरह से हमें भोजन खाना चाहिए, कैसे चबाना चाहिए, इन्हें किसी मतलब खाना खाए और निगल गए, ऐसा बात नहीं हो। उसका उस तरीका होता है, तथा शरीर में उनका उपयोग शामिल है। और शरीर में जो हम भोजन किए उसका क्या उपयोग है, इसके बारे में भी हम अध्याय 2 में पढ़ेंगे। जंतु में पोषण में ही पढ़ेंगे। आगे आएगा टॉपिक, आगे हम आपको बताते चलेंगे। कहता है, पिछली कक्षा में आप जान चुके हैं कि हमारे भोजन में कई अवयव होते हैं। मतलब क्लास 6 के बारे में बता रहे हैं कि आप पिछली कक्षा में पढ़े होंगे कि हमारे भोजन जैसे पपीता हुआ या कोई भी भोजन हुआ, फल फूल जो भी हैं, उनमें अलग प्रकार क्या रहता है? अवयव रहता है। अलग प्रकार का मतलब पोषक तत्व उपस्थित रहते हैं जो भोजन को संतुलित बनाते हैं। आपको उनका नाम जरूर याद होगा, उन्हें लिखिए। आप ऐसा भोजन लिखिए जिसमें अलग अलग अवयव, उस भोजन के कई अवयव होंगे। जैसे पपीता हो गया, सेब हो गया। इसी तरह से आपको तालिका 2.1 है दिया गया है, उसको आपको भरना है। आप भर लेंगे। आगे दिया गया हुआ है, जंतुओं द्वारा ग्रहण किए गए भोजन, जो जंतु भोजन ग्रहण करते हैं यानी भोजन खाते हैं, किए गए भोजन के अवयवों की संरचना अत्यंत जटिल होती है। उसकी जो संरचना होती है भोजन की, वो अत्यंत जटिल होती है। उसमें बहुत सारा मतलब विटामिन का संरचना रहता है, अवयव उसे जो भोजन हम करते हैं
उसमें जो प्रोटीन रहती है उसकी संरचना बहुत ही जटिल होती है। ग्रहण किए गए भोजन से शरीर कई प्रकार के पदार्थों का संश्लेषण करता है। जो हम भोजन ग्रहण करते हैं उससे उसके जो भोजन ग्रहण करते हैं भोजन से जो मेरा शरीर है वो कई भोजन से कार्बोहाइड्रेट निकालता है, प्रोटीन निकालता है, उससे कई प्रकार का भोजन वो संश्लेषित करता है। कौन? हमारा शरीर संश्लेषित करता है, जिसमें कुछ हमारे लिए अत्यंत उपयोगी हो गया। जैसे जो हम भोजन करते हैं उसमें क्या होता है, जो भोजन हम करते हैं उसमें कुछ हमारे लिए बहुत ही अत्यंत उपयोगी, जैसे आप मतलब जैसे प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वही हमारे लिए क्या है, बहुत अत्यंत है। जबकि कुछ अवशिष्ट पदार्थ जो मतलब नहीं पचा हुआ है या पच गया लेकिन उसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, यानी कुछ अवशिष्ट पदार्थ या अनुपयोगी पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं। इस संपूर्ण प्रक्रिया को पाचन कहते हैं। इस लाइन का कहना हुआ, जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन में ऐसा नहीं होता कि पूरा विटामिन ही रहता है, पूरा प्रोटीन ही रहता है, पूरा कार्बोहाइड्रेट ही रहता है। भोजन ग्रहण करते हैं तो कुछ कार्बोहाइड्रेट रहता है, कुछ प्रोटीन रहता है, कुछ अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है। जो अवशिष्ट पदार्थ बच जाता है उसको मतलब अनुपयोगी पदार्थ यहाँ कह रहा है, अनुपयोगी पदार्थ जिसका उपयोग अब नहीं है। ये जो संपूर्ण प्रक्रिया हुआ, जैसे इस संपूर्ण प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? या हम पाचन का एक और परिभाषा दे सकते हैं कि पाचन हम उसे कहेंगे जो जटिल पदार्थ के अवयवों को सरल अवयव में तोड़ दे, उसे क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। क्या कहते हैं? पाचन। मतलब जटिल अवयव को सरल अवयव में तोड़ना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। जिसे आप कहता है, आप जान चुके हैं कि भिन्न भिन्न जीवों की भोजन संबंधी आवश्यकता एवं आदतें अलग अलग होती है। ये बात भी सही है, भिन्न भिन्न जीवों की भोजन क्या होती है, अलग अलग होती है। जैसे हम लोगों का भोजन क्या है, फल फूल साग सब्जी है, और जैसे शेर का उसका भोजन क्या है, उसका भोजन जानवर है, छोटे छोटे जानवर को, हिरण को मार के खाता है, और उसके आदतें भी, उसका आवश्यकता भी अलग अलग होता है। उसी तरह कह रहा है, साथ ही जीवों में पोषण का तरीका भी अलग अलग होता है। साथ ही जीव में जो पोषण होती है उसकी तरीका भी क्या होता है, अलग अलग होता है, जिसके आधार पर हम उन्हें स्वपोषी, विषमपोषी आदि वर्गों में बांटते हैं। अंकित या राजा, तुम लोगों को हमने बताया था कि स्वपोषी किसे कहते हैं या विषमपोषी किसे कहते हैं। वही बता रहा है, जो जीवों में जो पोषण होता है वो मतलब कई प्रकार के होते हैं। मतलब जैसे पोषण जो है यहाँ दो प्रकार के दिया गया है, एक स्वपोषी है और दूसरा विषमपोषी है। स्वपोषी किसको कहेंगे, वैसा पोषण की वैसी विधि जिसमें जीव जो है ना अपना भोजन स्वयं बना लेता है, दूसरे पर निर्भर नहीं करता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं। विषमपोषी किसको कहेंगे, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, उसे क्या कहेंगे, विषमपोषी कहेंगे। जैसे हम लोग चले गए, गाय आ गया, भैंस आ गया, ये सब क्या होगा, विषमपोषी आ गया। लेकिन स्वपोषी में कौन कौन आएगा, स्वपोषी में सिर्फ पेड़ पौधे, हरे पेड़ पौधे आएंगे। क्यों? क्योंकि हरे पेड़ पौधे सूर्य की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, लेकिन हम लोग अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। हमारे शरीर में ऐसा कोई तत्व, ऐसा चीज़ नहीं है जिससे हम अपना भोजन बना सकते हैं। हम पेड़ पौधे पर निर्भर करते हैं, इसलिए उन्हें मतलब जो भोजन की जो पोषण है उसे दो प्रकार के बांटा गया है, एक स्वपोषी और एक विषमपोषी में। आप इन्हें परिभाषा हम तो बताए हुए थे, या आप नहीं जानते होंगे तो ये बात नोट कर लीजिएगा। विभिन्न जीवों की शारीरिक बनावट, जितने भी जीव होते हैं उनका शारीरिक बनावट और भोजन ग्रहण करने वाले अंगों में भी विविधता नजर आती है। ये बात भी सही है, जो जितना भी जीव है उनका शारीरिक बनावट अलग अलग, जैसे कुत्ता की बनावट अलग है, आदमी की बनावट अलग है, और उसका जो भोजन ग्रहण करने के अंग है वो भी क्या है, अलग अलग है। जैसे हम लोग मुंह से भोजन ग्रहण करते हैं, कोई चोंच से ग्रहण करता है, कोई चूसता है, कोई निगल जाता है, क्या अलग अलग है, सभी जीवों में क्या है, अलग अलग है। आगे देखते हैं, मधुमक्खी, भौरे आदि आसानी से फूलों के रस चूस सकते हैं, आसानी से चूस सकते हैं। बात सही है, जो अभी जो बताए, मतलब पक्षी का जो मधुमक्खी है या पक्षी भौरे हैं वो आसानी से अपने रस क्या करते हैं, चोंच से चूस लेते हैं। क्या करते हैं, मतलब अपने उसका जो मुंह रहता है उससे क्या करते हैं, चूस लेते हैं। लेकिन अपना लोग क्या करते हैं, भोजन को चबाकर खाते हैं। कहता है मरमर पक्षी, यानी हमिंग बर्ड जो है, हमिंग बर्ड फूल चूस, इसे आप हमिंग बर्ड भी कहते हैं मरमर पक्षी को, इसे आप फूल चूस यानी सन बर्ड क्या कहते हैं, सन बर्ड की लंबी पतली चोंच है जो फूलों का रस चूसने में उसे मदद करती है। क्या करती है, मदद करती है। गोरैया अपनी छोटी चोंच से आसानी से अन्न कण को और कीड़े मकोड़े को चूक सकती है। सब जानवर अलग अलग अपने तरीके से भोजन करती है। जैसे गोरैया अपने चोंच से भोजन करती है, हम लोग अपने मुंह से भोजन करते हैं, दांत से चबाते हैं। जैसे वैसे शेर के मजबूत जबड़े और
जबड़े और पैने दांत शिकार को पकड़ने और उसे फाड़ने में मदद करते हैं। जैसे शेर हो गया, वो अपने दांत से शिकार को पकड़ता है और उसे फाड़ने में। अलग अलग जानवर का भोजन करने की तरीका क्या होती है, अलग अलग होती है। आजकल सांप अपने मुंह से भी बड़े शिकार को आसानी से निगल जाते हैं। सांप जो है अपने से उससे बड़े बड़े शिकार रहता है, उससे भी क्या करते हैं, निगल जाते हैं। या आप लोग देखते होंगे जो बैंग है, बैंग का आकार बड़ा रहता है, सांप का जो मुंह का आकार रहता है बहुत ही छोटा रहता है। फिर भी वो क्या करते हैं, सांप बड़े से बैंग को निगल जाते हैं। क्या करते हैं, निगल जाते हैं। छीलना, चबाना, कुतरना, बेधना, पकड़ना, निगलना, चूसना आदि भोजन ग्रहण करने की क्या है, विधियां हैं। क्या है, कोई जीव छील कर खाता है या चबा के खाता है या कुतर कर खाता है। जैसे चूहा क्या करता है, कुतरता है। बेधना, बांध मतलब उसको तीर मार मतलब निशाना बनाना, निशान बनाता है। पकड़ना, निगलना, चूसना, ये सब क्या है, भोजन ग्रहण करने की क्या है, विधियां हैं। क्या है, विधियां। आप क्रियाकलाप एक में कह रहा है कि मतलब कह रहा है आप जिसने अपने आसपास जो जीव जंतु देखते हैं उस जीव जंतु का नाम लिखना है और उनका भोजन क्या है उसका नाम लिखना है और भोजन करने का तरीका क्या है वो आप लोग भी लिख सकते हैं। जैसे सांप, पहले हम सांप दे देंगे, जंतुओं के नाम देंगे। सांप का भोजन क्या है, या बैंग दे सकते हैं या कीड़ा दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। और भोजन ग्रहण करने की तरीका क्या है, भोजन ग्रहण करने की तरीका है वो निगल जाता है। क्या करता है, निगल जाता है। मनुष्य दे देंगे, जंतु का नाम मनुष्य दे देंगे। भोजन क्या है, मतलब साग सब्जी फल फूल जो है वो दे देंगे। और भोजन ग्रहण करने का तरीका क्या है, उसको चबाकर या चबाकर खाना होता है। आगे है मानव में पाचन। ये जो टॉपिक है मानव में पाचन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये जो मानव में पाचन अगर अभी अच्छा से पढ़ लेते हैं तो आपको 10th 11th में दिक्कत थोड़ा भी नहीं होगा। आप अच्छे से समझते जाइएगा और आपको कोई भी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। मानव जो है, मानव मेन रूप से चैप्टर में हमको यही पढ़ना है, मानव किस तरीके से भोजन का पाचन करता है, क्या क्या होता है, भोजन का अवशोषण कैसे होता है, बड़ी आँत छोटी आँत, इसके बारे में अच्छे से जानकारी हमें लेना है। मेन रूप से इस अध्याय का पर्पस यही है कि आप लोग मानव किस तरीके से पाचन करता है उसके बारे में आप अच्छे से जानें तथा अन्य जीव की भांति, जो अन्य सारे जीव हैं उनके भांति मनुष्य भी भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य भी क्या करता है, भोजन को ग्रहण करता है। मनुष्य में भोजन अंतर्ग्रहण मुख द्वारा होता है। जैसे भोजन जो ग्रहण करते हैं मनुष्य कहाँ से करते हैं, आप लोग भी जानते हैं कहाँ से करते हैं, मुख से करते हैं। कहाँ से करते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं। कहाँ से करते हैं, मुख द्वारा ग्रहण करता है होता है। फिर उसका पाचन और उपयोग होता है। मुख द्वारा ग्रहण जैसे भोजन कर लिया और अंदर पेट के अंदर चला गया और उसका क्या होता है, पाचन होता है। क्या होता है, पाचन करके और जो विटामिन जो रहता है या जितना भी रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है या प्रोटीन रहता है, उसका क्या होता है, पाचन होता है। और उसका उपयोग क्या करते हैं, हम अपने डेली काम को करने में उसका उपयोग करते हैं। कोई भी चीज़ को अच्छे से करने में, हमारा खेलने में उसका उपयोग होता है। खेलने में क्या होता है, ऊर्जा खत्म होता है। ये पाचन करके जो भोजन का ऊर्जा बनाया उसका उपयोग हम करते हैं। भोजन का बना पचा हुआ अनुपयोगी भाग मल के रूप में शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है। कह रहा है जो भोजन हमने खाया उसका जो बचा हुआ जो पच गया और जो उस बचा हुआ भोजन जो हमें विटामिन में या कार्बोहाइड्रेट जो प्रोटीन मिलना था वो मिल गया। और जो बचा हुआ अपशिष्ट पदार्थ जो बच गया, ऐसा नहीं है कि जो हम भोजन खाए सब क्या है, मतलब प्रोटीन ही है, सब मतलब पोषक तत्व ही है, ऐसा बात नहीं है। जो हम भोजन खाए हैं कुछ अनुपयोगी पदार्थ जैसे कुछ जो पचना रहता है पच जाता है, और जो अनुपयोगी पदार्थ रहता है, अनुपयोगी भाग रहता है मल के रूप से शरीर से बाहर निष्कासित हो जाता है, मतलब बाहर निकल जाता है। कहता है मनुष्य में भोजन मुख द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद, क्वेश्चन आपसे पूछेगा मनुष्य में भोजन कहाँ से ग्रहण करता है, मुख से द्वारा ग्रहण करता है। कहाँ ग्रहण करता है, मुख से द्वारा ग्रहण किए जाने के बाद एक सतत लंबी नलिका से गुजरता है। एक सतत क्या करता है, लंबी नलिका से गुजरता है जो मुख गुहा से आरंभ होकर गुदा या मलद्वार तक जाती है। इसे आहार नाल या एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। इस लंबी नली के विभिन्न भाग हैं। इसका बोलने का मतलब ये हुआ, जो मुख है एक लंबी नलिका से होकर गुजरती है। जिसे क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप, या कह सकते हैं क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं या ग्रास नली कहते हैं। एक लंबी नलिका से होकर, जो जैसे यहाँ भोजन ग्रहण किए, एक लंबी नलिका से होकर भोजन क्या करेगी, इस होकर अंदर आएगी और क्या होगी, धीरे धीरे ये भोजन आहार नाल के हर एक भाग में आते आते कहाँ चल जाएगी, आते आते और एक मलद्वार में क्या होगी,
निष्कासित मतलब मल द्वारा ये अपशिष्ट जो है वो कहाँ चल जाएगी, बाहर निकल जाए। इसके कहने का मतलब आप कहता है इस प्रकार जो एलिमेंट्री किनारा आहार नाल जो है, आहार नाल के जितने भी भाग होते हैं वो सात भाग होते हैं। आहार नाल के 7 अलग अलग भागों में बांटा गया है, जो कि सब भाग का जितने भी भाग होते हैं उनका आकार अलग अलग होता है। जैसे मुख गुहा, जिसे माउथ कैविटी भी बोलते हैं, मुख गुहा, इसका कार्य क्या होता है, ये भोजन को मुख के द्वारा लिया जाता है और मुख में जो दांत होती है वो भोजन को चबाने में मदद करती है। कहता है ग्रासिका या ग्रास नली, इसे फूड पाइप या ओसोफेगस कहते हैं। यह क्या करता है, जो भोजन हम चबाए रहते हैं भोजन फूड पाइप के द्वारा होते आता है। जैसे यहाँ देखिए, जैसे क्या हुआ, जैसे हमने भोजन मुंह में चबाया दांतों की सहायता से, जो फूड पाइप है क्या है, तो भोजन इसी के द्वारा नीचे आया। ग्रास नली के द्वारा क्या होता है, नीचे आता है। फूड पाइप है नहीं लिखा हुआ, ग्रास नली, इसे क्या होता है, इसके द्वारा नीचे अमाशय में आती है। उसके बाद क्या कहते हैं, अमाशय। वही ग्रास नली के द्वारा कहाँ आती है, भोजन अमाशय में आती है। कहाँ आती है, अमाशय। फिर अमाशय से जो अमाशय है, अमाशय से कहाँ जाती है, भोजन छोटी आंत जाती है। कहाँ जाती है, छोटी आंत जाती है। जो आप देख सकते हैं चित्र में, छोटी आंत हम किसको कह रहे हैं, जो अमाशय जो है इसको अमाशय कह रहे हैं। ये फूड पाइप के द्वारा कहाँ आया, भोजन अमाशय में आया। अमाशय से फिर कहाँ जाएगा, ये जो हिया जो है, हिया से छोटी आंत स्टार्ट हो जाता है। कहाँ होता है, हिया से छोटी आंत ये स्टार्ट हो जाता है। ये पूरे जो है इस छोटी आंत ही है, यहाँ क्या स्टार्ट हो जाता है। फिर छोटी आंत से कहाँ जाएगी, छोटी आंत जो अपशिष्ट पदार्थ है, भोजन का पाचन अच्छा से होगा और भोजन का अवशोषण भी यहीं होती है, छोटी आंत में होती है। और यहाँ से क्या होगा, भोजन मतलब बड़ी आंत में जाएगा। कहाँ जाएगा, बड़ी आंत। फिर बड़ी आंत के द्वारा क्या होता है, कुछ यहाँ भी मतलब पानी उनी का अवशोषण होता है। फिर मल द्वार के क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये पूरी प्रक्रिया जो है हम अच्छी तरीके से समझेंगे। वही बोल रहा है, अमाशय के बाद कहाँ जाएगा, छोटी आंत में जाएगा। छोटी आंत के बाद बड़ी आंत में जाएगा और बड़ी आंत के बाद मलाशय, जिसको रेक्टम भी बोलते हैं। और रेक्टम के बाद कहाँ जाएगा, गुदा या मल द्वार। एनएस के थ्रू क्या हो जाएगा, जो अनुपयोगी पदार्थ रहेगा जिसका हमारे शरीर में कोई उपयोग नहीं है, वो एनएस के थ्रू यानी मल द्वार के थ्रू क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। एनसीईआरटी के चित्र में देख सकते हैं, ये दिया गया है, जिसे मुख गुहिका दिया गया है, ग्रासिका दिया गया है, ये फूड पाइप जिसको हम कहते हैं उसको ग्रासिका भी बोलते हैं, और अमाशय भी दिया गया, और छोटी आंत और बड़ी आंत भी दिया गया है, और मलाशय भी दिया गया, मल द्वार भी दिया गया। इसमें आप अच्छी तरीके से नहीं देख पा रहे होंगे, इसलिए हमने क्या किया है, आपके लिए एक चार्ट पेपर पर अच्छी से मतलब साफ अक्षर में चित्र बना के लाया, जिससे आप अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। जैसे आहार नाल का चित्र यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा गया है। इसे क्या हुआ, मुख गुहा हुआ। क्या हुआ, मुख गुहा। इसमें अच्छी तरीके से आप लोग को लिखा दे रहा होगा, ये क्या है, मुख गुहा। इसे क्या कहते हैं, वकल कैविटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वकल कैविटी। मुख गुहा के बाद क्या होता है, ये जो जैसे भोजन यहाँ चबाए, इसके बाद कहाँ आता है, फूड पाइप में आता है। क्या आता है, फूड पाइप। जो दिख रहे हैं लंबी नलिका जो संरचना देख रहे हैं, या क्या है, ग्रास नली है। क्या है, ग्रास नली है, या इसे हम क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, फूड पाइप। और अमाशय भी यहाँ मतलब साफ लिखा गया है, इसमें यह क्या है, अमाशय। सब भोजन फूड पाइप के द्वारा फिर कहाँ आता है, अमाशय में आता है। कहाँ आता है, अमाशय में। अमाशय में एसियन अम्ल भी रहता है, जो भोजन क्या करता है, पाचन करता है। इस वक्त डिटेल देखेंगे। और अमाशय के बाद क्या होता है, अग्नाशय आता है। क्या आता है, अग्नाशय जो है ये अपना रस इसमें छोड़ता है, यानी एंजाइम इसमें भोजन में अपना रस भी छोड़ता है। और जो इस सबसे बड़ा ग्रंथि जो है, मानव शरीर का, क्वेश्चन पूछेगा आपसे, मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि क्या है, लीवर, जिसको हम यकृत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यकृत भी क्या करता है, अपना मतलब रस, अपना एंजाइम किसमें छोड़ता है, छोटी आंत के मतलब जहाँ से छोटी आंत शुरू होता है वहाँ पे अपना रस छोड़ता है, जिससे भोजन का पाचन अच्छी तरीके से हो। फिर ये क्या करता है, धीरे धीरे छोटी आंत क्या करता है, इधर इस पूरा छोटी आंत है। क्या है, छोटी आंत है। छोटी आंत के थ्रू क्या होता है, सिर्फ छोटी आंत है, ये क्या है, छोटी आंत ही है। छोटी आंत स्मॉल पेनक्रियाज का, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत का क्या होता है। फिर छोटी आंत के बाद जो भोजन पच गया, उसके बाद कहाँ जाएगा, बड़ी आंत जाएगा। कहाँ जाएगा, बड़ी आंत में। देख सकते हैं, इसे क्या कहते हैं, बड़ी आंत कहते हैं। बड़ी आंत के बाद क्या होगा, मलाशय। क्या होगा, मलाशय के बाद मल द्वार के द्वारा क्या होता है, जो अवशिष्ट पदार्थ जो बचा रहता है हमारे शरीर में, वो बाहर निकल जाता है। आप इस चित्र में अच्छे से समझ गए होंगे, जो एनसीईआरटी में आप अच्छे से नहीं समझेंगे, इसलिए हमने क्या किया, फ्लो चार्ट के रूप में आपको बना के दिया, जिससे आप मतलब कंफ्यूजन नहीं होगा कि इसको हम क्या कहते हैं,
इसमें क्या था, इसमें आप छोटी आंत बड़ी आंत नहीं पकड़ सकते हैं, क्या है मलाशय कौन है, बड़ी आंत कौन है, इसमें अच्छे से नहीं दिया गया है। इसलिए हमने क्या किया, फ्लो चार्ट के रूप में आप लोगों को समझाने की कोशिश की। आगा देखते कहता है कि आहार नल के इन भागों के साथ, जो आहार नल है, आहार नल किसको कहेंगे, जो हिया जो मतलब जहाँ जहाँ से भोजन होकर गुजरता है, जहाँ जहाँ पाचन होता है पूरे बाहर निकलता है, इस सब क्या कहते हैं, आहार नल का ही भाग हुआ। क्या हुआ, आहार नल का, पूरे आहार नल इसको कहेंगे, जहाँ जहाँ भोजन आके गुजरता है, क्या हुआ, आहार नल का चित्र हुआ, ठीक है ना। वही कहता है, आहार नल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है। क्या रहती है, अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां क्या रहती है, आहार नल जुड़ी रहती है। जैसे भी बताएं कि अग्नाशय जुड़ा रहता है, यकृत जुड़ा रहता है, ये सब क्या छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी रहती है। इससे जैसे देखिए लाल ग्रंथि क्या रहता है, लाल ग्रंथि जुड़ी रहती है किसके साथ, पाचन तंत्र के साथ, यानी आहार नाल के साथ जुड़ी रहती है। जैसे यहाँ देखिए लाल ग्रंथि जुड़ी हुई है, ये आहार नाल का पूरे चित्र है। क्या किसका चित्र है, आहार नाल का, जो चित्र पूरे बनाए हैं आहार नाल का चित्र है। इसके साथ क्या है, छोटी बड़ी ग्रंथि, लाल ग्रंथि भी जुड़ा हुआ है, देखिए अग्नाशय भी जुड़ा हुआ है, और यकृत भी क्या हुआ है, जुड़ी हुई है। यही कह रहा है कि आहार नाल के इन भागों के साथ अनेक छोटी बड़ी ग्रंथियां जुड़ी होती है, जिससे लाल ग्रंथि, जैसे क्या होगा, लाल ग्रंथि जुड़ी रहती है, यकृत जुड़ी रहती है, अग्नाशय जुड़ी रहती है आदि, जो पाचक रसकों का स्राव करती है। क्या करती है, डाइजेस्टिव एंजाइम का स्राव करती है, मतलब वो छोड़ती है, जिससे क्या हो, भोजन का पाचन सही ढंग से हो। इसीलिए कहता है पाचक रस, यानी पाचक जो भोजन को पचाने वाला रस जो रहता है, वो सब यकृत छोड़ता है, अग्नाशय छोड़ती है, स्राव करती है। ये पाचक रस भोजन के जटिल अवयवों को सरल अवयव में बदलने में मदद करती है। ये पाचक रस क्या करते हैं, भोजन के जो जटिल अवयव हैं उनको सरल रूप में, किस रूप में, सरल रूप में बदलने में मदद करते हैं। कौन, यही पाचक रस, जो अलग अलग मतलब ग्रंथियों से स्रावित होती है। क्या करती है, मतलब स्रावित होती है। उसका काम क्या है, भोजन के जटिल अवयव को सरल अवयव में तोड़ती है। कहता है आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियां मिलकर पाचन तंत्र का निर्माण करती है। आहार नाल हो गया, आहार नाल और उससे संबंधित ग्रंथियां किसका निर्माण करती है, पाचन तंत्र का निर्माण करती है। जैसे यहाँ देख सकते हैं आहार नाल को कई चित्र कहेंगे, इसके साथ जो ग्रंथि हो गया, यकृत हो गया, अग्नाशय हो गया, ये सब क्या ग्रंथि है, या लाल ग्रंथि हो गया, लाल ग्रंथि हो गया, ये क्या करता है, मतलब एक पाचन तंत्र का निर्माण करता है। क्या करता है, पाचन तंत्र का निर्माण करता है। ये आपसे पूछ सकता है कि पाचन तंत्र या आहार नाल जो है एक ही होता है, क्या होता है, एक ही होता है। अगर आपसे कहे आहार नाल का चित्र बनाइए, तो आप ये चित्र बना सकते हैं, ये भी क्या है, आहार नाल। या आपसे पूछे कि पाचन तंत्र का चित्र बनाइए, तो यही चित्र आप बना सकते हैं। ये जो लिखा हुआ है मानव में पोषण के विभिन्न चरण, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस चरण, कैसे कैसे भोजन पाचन होता है, क्या होता है, हमारे जो आहार नाल है उसमें क्या क्या होता है, कब क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें डायरेक्ट 1 नंबर का या 2 नंबर का परीक्षा में पूछा जा सकता है, या आपको परिभाषा पूछ सकता है। जैसे आपसे परिभाषा क्या पूछेगा, कहेगा अंतर्ग्रहण किसको कहते हैं, आप कहेगा भोजन को जब अंदर लेते हैं उसे क्या कहते हैं, अंतर्ग्रहण करते हैं। वही बात है, आहार को, किसको, आहार को प्राप्त और ग्रहण करना क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण करता। आहार को प्राप्त और ग्रहण करना मनुष्य में या मुख द्वारा शुरू होता है। क्या होता है, मुख द्वारा होता है, और दांत से भोजन को चबाया जाता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपको पूछे अंतर्ग्रहण किसको कहते हैं, आप बोलिएगा आहार को प्राप्त करना और ग्रहण करना, यानी भोजन को ग्रहण करना ही क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। क्या कहलाता है, अंतर्ग्रहण कहलाता है। दूसरा है पाचन। दूसरा क्या है, पाचन। पाचन किसको कहेंगे, आप बोलेगा जो भोजन हमने ग्रहण किया उसके पाचक रस क्या करती है, उसे मतलब पचा देती है। क्या करती है, पचा देती है, यानी शरीर जितना जटिल अवयव है उसको क्या करते हैं, सरल अवयव में तोड़ देता है। इसे ही क्या कहते हैं, पाचन कहते हैं। कह रहा है भोजन के जटिल अवयव से, भोजन के जटिल अवयव से उपयोगी पदार्थों का संश्लेषण पाचन की प्रक्रिया मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी हो जाती है। मतलब जो भोजन का जटिल अवयव रहता है उससे क्या करता है, जो उपयोगी पदार्थ रहता है उसे क्या करता है, संश्लेषण करता है, खींच लेता है, और हमारे मतलब जो हमारे ब्लड में रहता है उसको मिला देता है। पाचन की प्रक्रिया मुख से आरंभ होती है। यही पूछता है, जो हम भोजन खाते हैं पाचन कहाँ से शुरू होती है, पाचन मुख गुहा से शुरू होती है, यानी मुख से ही पाचन शुरू हो जाती है। मुख से आरंभ होकर आंत तक पूरी होती है। आंत मतलब बड़ी आंत या छोटी आंत तक क्या होती है, पूरी होती है। जिनके अनेक रासायनिक स्राव एंजाइम मदद करते हैं, जिनमें क्या करते हैं, रासायनिक स्राव क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करते हैं, मदद करते हैं। अब अगला है अवशोषण। क्या है, अवशोषण।
अवशोषण किसको कहेंगे, जैसे हम भोजन जो किए उसे पचित भोजन का रसांगुलों, जिसको हम भिलाई कहते हैं, वो छोटी आंत के भाग रहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलाने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। इसको जो है हम अच्छे से बताएंगे क्या रसांगुल क्या होती है, मतलब कैसे अवशोषण होती है छोटी आंत में, इसको हम अच्छी तरीके से आगे बताएंगे, चित्र के साथ बताएंगे। अभी सिर्फ इसका परिभाषा याद रखना है। पाचित भोजन का रसांगुलों द्वारा ग्रहण एवं रक्त में मिलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, अवशोषण कहलाती है। सौंगीकरण क्या होता है, जो पतित मतलब अवशोषित जो हम भोजन के रूप में अवशोषित किए, इतना भी हम पोषक तत्व अवशोषित किए छोटी आंत के द्वारा, मतलब उसको हम शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग करते हैं, उसे ही क्या कहलाते हैं, सौंगीकरण कहलाते हैं। क्या कहलाता है, सौंगीकरण कहलाता है। मतलब पचित भोजन से जिससे हम शरीर का विकास करते हैं, क्या करते हैं, विकास करते हैं। यही कह रहा है, शरीर के वृद्धि और विकास के लिए पचित भोजन का उपयोग क्या कहलाता है, सौंगीकरण कहलाता है। निष्कासन, इसे हम भोजन की सब, ऐसा नहीं है कि सब पोषक तत्व भी रहता है जो हमारे शरीर सबको ले लेगा, ऐसा बात नहीं है। कुछ पोषक तत्व रहता है और क्या रहता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ रहता है, वो अपशिष्ट पदार्थ को आहार नाल से बाहर निकाल देता है। जो मलमूत्र रहता है उसे क्या करता है, आहार नाल से बाहर मल द्वार के द्वारा निकाल देता है, उसे क्या कहते हैं, निष्कासन कहते हैं। क्या कहते हैं, निष्कासन, मतलब निष्कासित कर दिया। जो हमारे अनुपयोगी पदार्थ है उसको क्या कर दिया, निष्कासित। किसके द्वारा, मल द्वार या गुदा के द्वारा क्या, उसको निष्कासित कर दिया। यही कर रहा है। अपचित भोजन क्या करना, वो जो मतलब पचा भोजन नहीं है या उसमें अपशिष्ट पदार्थ बच गया, अपचित भोजन का आहार नाल से निष्कासन ही क्या कहलाता है, निष्क्रमण कहलाता है। 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 2 सेकंड रुकिएगा। क्या कहलाता है, निष्क्रमण कहलाता है। क्या कहलाता है, निष्क्रमण कहलाता है। आगे कह रहा है कि हम जो भोजन करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों से होकर गुजरता है। जो हम भोजन करते हैं वो क्या होता है, आहार नाल जो है विभिन्न भागों से गुजरता है। किससे गुजरता है, विभिन्न भागों। जैसे यहाँ मतलब भोजन यहाँ के इसे क्या होगा, फूड पाइप के द्वारा गुजरेगा, फिर अमाशय में आएगा, फिर अमाशय से मतलब अग्नाशय अपना रस छोड़ेगा, फिर अग्नाशय से क्या होगा, छोटी आंत से गुजरेगा, छोटी आंत से क्या होगा, बड़ी आंत से गुजरेगा, बड़ी आंत से गुजरेगी। यही कह रहा है, जो हम भोजन ग्रहण करते हैं आहार नाल के विभिन्न भागों से क्या होता है, गुजरता है। क्या होता है, गुजरता है, छोटी आंत से बड़ी आंत से गुजरता है। आइए अब हम जाने कि आहार नाल के विभिन्न भागों में भोजन का क्या क्या होता है। आहार नाल का जो विभिन्न भाग है, जैसे अमाशय में क्या, जब हम भोजन खाते हैं अमाशय में किसका पाचन होता है, छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत में क्या होता है, यकृत क्या करता है, इसके बारे में अब हम जानेंगे। पहला दिया गया है मुख एवं मुख गुहिका, या मुख कहिए या मुख गुहिका कहिए, दोनों बात क्या हुआ, सेम ही हुआ। क्या हुआ, सेम। इसको इंग्लिश में कहते हैं माउथ एंड बकल कैविटी। क्या कहते हैं, माउथ एंड बकल कैविटी। क्योंकि भोजन हम कहाँ शुरू करते हैं, मुख से ही शुरू करते हैं, भोजन खाना शुरू करते हैं, इसलिए पहले मुख गुहिका को पढ़ेंगे। कह रहा है हम भोजन मुख द्वारा ग्रहण करते हैं। हमारे मुख गुहिका के अंदर दांत और जीभ भी होते हैं। सही बात है, हम भोजन कहाँ से ग्रहण करते हैं, मुख से ग्रहण करते हैं, और हमारे मुख में क्या क्या है, दांत है, जीभ होते हैं। साथ ही लार ग्रंथि होती है। क्या होती है, लार ग्रंथि। लार ग्रंथि मतलब आप नहीं जानते होंगे, जान लीजिए। हमारे मुंह में सब जानते हैं जीभ और दांत होती है, और उसके साथ साथ लार ग्रंथि होती है। इसका आप कभी देखे होंगे कि अगर कोई स्वादिष्ट भोजन बनता है या कोई अचार खा रहा है तो आपकी जी से क्या होता है, पानी छूटने लगता है, जिसको आप कहते हैं जी से पानी छूटना। जी से पानी नहीं छूट रहा है, वो क्या है, लार ग्रंथि से क्या छूट रहा है, लार छूट रहा है। क्या छूट रहा है, लार छूट रहा है, जिससे हम लार जिससे लार निकलती है। क्या निकलती है, लार निकलती है। किससे लार निकलती है, तो लार ग्रंथि से क्या निकलती है, लार निकलती है। यह भी क्वेश्चन आप इंपॉर्टेंट हो सकता है कि क्या निकलती, लार कहाँ से निकलती है, लार ग्रंथि से निकलती है। क्या कहाँ से निकलती है, लार ग्रंथि से लार निकलती है। ये कहाँ होती है, लार ग्रंथि कहाँ मौजूद होती है, लार ग्रंथि जो है मुख गुहिका में मौजूद होती है, ठीक ना।
दांत जो कह रहा है, दांत भोजन को चबाने और छोटे छोटे टुकड़े बनाने में हमारी मदद करते हैं। क्या कर दांत जो क्या करते हैं, भोजन को चबाने में या भोजन जो जैसे फुल्का जो खाते हैं उसको क्या कहते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में मदद करते हैं। दांत जबड़ों में स्थित मसूरों में अलग अलग खांचों में धंसे होते हैं। जो दांत जो होता है क्या होता है, मसूरा जो है उसमें धंसा होता है। अगर धंसा नहीं होता तो क्या होता है, सब दांत झड़ के गिर जाता है। इसलिए कह रहा है कि जो दांत है हमारे मसूरों में क्या है, धंसा होते हैं। हमारे दांतों के आकार और कार्य में विविधता होती है। और सही बात है, हमारे दांत क्या होती है, मतलब दांतों के कार्य में भी दांतों की जो आकार होती है, सब दांत एक जैसी नहीं होती है। कुछ दांत होती है नुकीली होती है, कुछ दांत काटने वाली होती है, कुछ दांत चबाने वाली होती है। इसलिए कह रहा है हमारे दांतों के आकार और कार्य में भी विविधता होती है, जिसके अनुसार उनके नाम भी अलग अलग होते हैं। उनके क्या होते हैं, नाम अलग अलग। कुछ दांत होते हैं जो जिससे हम क्या करते हैं, चीरते फाड़ते हैं। जैसे जैसे आपके गन्ना खाते हैं यानी केतारे खाते होंगे तो आप अगलुक्का जो दांत है उससे नहीं खाते होंगे। आप क्या है, जो नुकीला दांत रहता है बगल में रहता है उससे आप चीरते हैं। उसका क्या काम है, चीरना है। कोई दांत होता है जो जबरा वाला दांत है उसको क्या, उससे क्या करते हैं, आप खाना को चबाते हैं। इसलिए कह रहा है दांत का आकार जो है और उसका कार्य क्या होता है, अलग अलग रहता है। क्या रहता है, अलग अलग रहता है। इसको भी हम देखेंगे दांत कितने प्रकार के होते हैं। अगला पेज में ही है यही, दांत कितने प्रकार के होते हैं, मतलब दांत कुल कितने होते हैं, दांत जो जितने आकार के होते हैं उसका क्या क्या दांत का कार्य है वो सब हम देखेंगे। यहाँ पे कह रहा है दांत के प्रकार, तालिका 2.3 में कह रहा है, मतलब दांत के प्रकार दिया गया है। जैसे काटने और कुतरने वाले दांत का प्रकार दिया गया है, चीरने और फाड़ने वाले दांत, चबाने और पीसने वाले दांत। जो दांत का जो प्रकार है, कह रहा निचला जबड़ा, दांतों की संख्या बताना। निचला जबड़ा में जो है ना, काटने और कुतरने वाले दांत जो है निचले जबड़े में कितनी होती है, निचले जबड़े जो नीचे अंक में कितनी होती है, ये होती है 4 होती है। क्या होती है, 4 निचले में होती है और 4 ऊपर में होती है। कौन, काटने वाला दांत। जैसे फुल्का आप जैसे मोर का खाते हैं तो हल्का जो दांत से काटते हैं वही क्या हुआ, काटने वाला। नीचे 4 होता है और ऊपर 4 होता है। और चीरने और फाड़ने वाला दांत, ऊपर 2 होता है और नीचे 2 होता है। नीचे 2 होता है और ऊपर 2 होता है। चबाने और पीसने वाले दांत, चबाने और पीसने वाले दांत कितने होते हैं, चबाने और पीसने वाले दांत 6 होता है। कितने होते हैं, 6, मतलब 6 ऊपर, 6 दांत क्या होते हैं, ऊपर में होते हैं और 6 दांत नीचे में होते हैं। 6 दांत ऊपर नीचे और 6 दांत ऊपर होते हैं। इसमें कुल दांत कितने हो गए, काटने वाले 8 हो गया, और चीरने फाड़ने वाला दांत कितने हो गया, 4 हो गया, और 6 12 हो गया, 12 हो गया। कितना हो गया, 2 दांत नीचे और 2 दांत ऊपर सेम ही रहता है। जो क्या करता है, वो भी मतलब चबाने में मदद करता है, और ये भी क्या करता है, चबाने में। ऊपर 2 दांत रहता है, वो भी चबाने में मदद करता है। मतलब कुल मिलाकर दो ऊपर 2 नीचे, दोनों साइड 2 ऊपर रहेगा, 2 नीचे रहेगा। इधर नीचे 4 कर देते हैं और इधर भी क्या रहेगा, 4 रहेगा। क्या रहेगा, 4। कितना हो गया, 2 2 4 4 6 10 20, इधर हो गया 20। कुल दांत जोड़ेगा कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 32। यहाँ दिक्कत इसलिए हो गया था क्योंकि चबाने और पीसने वाले 6 दांत चौवा जो जिसको कहते हैं 6 दांत मतलब होता है रियल में, और 2 अर्ध चवर्णक दांत जो होता है वो 2 होता है। मतलब नीचे 4 होता है और ऊपर 4 होता है। इसलिए क्या हो गया, यहाँ थोड़ा मतलब दिक्कत हो गया। नहीं तो अगर रहता अर्ध चवर्णक रहता तो अच्छे से हो जाता है। इसके लिए भी हमने क्या किया है, चार्ट बना के लाया है। यहाँ देखिए दांत के प्रकार में बताए थे। जो देखिए 4 जो एक ही भाग, ऊपर वाले भाग को हमने चित्र बनाया है। जो दांत के जो 4 भाग होते हैं, मतलब सॉरी दांत जिसे हम काटते हैं उस कितना होते हैं, देखिए 2 2 4 हुआ, 4 ऊपर 4 नीचे। इसलिए हम क्या दिए थे, 8 दिए थे। और जो जिससे हम चीरते फाड़ते हैं कितने हैं, 2 ऊपर में। कितने हैं, 2 ऊपर में। 2 ऊपर में होंगे 2, तो 2 इसलिए क्या होगा, नीचे में हो गया। कितना होगा, ये वाला 4 हो गया। ये जो दिया है चवर्णक, देखिए कितना हुआ, 1 2 अर्ध चवर्णक है, 1 2 1 2 4 ऊपर में क्या है, अर्ध चवर्णक। इसलिए हम क्या दिए थे, 2 दिए थे। मतलब 2 इस साइड है और 2 इस साइड है, अर्ध चवर्णक। इससे हम क्या किए, 2 दिए थे। और 2 ऊपर है तो नीचे है तो ऊपर भी होगा। इसलिए यहाँ क्या होगा, 20 दांत आ गया। सीधे मतलब चबाने वाला कितने दांत होती है, 20 दांत होती है। मतलब 6 6 12 ऊपर या 6 होती है। मतलब कुल मिलाकर बोलिएगा 20 दांत क्या होते हैं, चबाने वाले। जब बताएंगे इसमें दांत के प्रकार में तो अच्छे से आपको समझाएंगे।
करा अभी आपके मुंह में कितने दांत हैं, आप गिन के बता सकते हैं अभी आपके मुंह में कितने दांत। अभी आपके मुंह में 28 दांत हो गए, बहुत हो गया। 32 दांत उसको होता है जब जो 35 साल की उम्र 35 साल की उम्र होता है उसे क्या होता है 32 कुल 32 दांत होते हैं। ये आप लोगों के अभी मुंह में कितना दांत होगा 28 से 28 बहुत हो गया दांत। पता कीजिए एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं 32 दांत होते हैं। कितने होते हैं 32। ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में, एक वयस्क मनुष्य के दांत मुंह में कितने दांत होते हैं, क्या बोलिएगा 32 दांत होते हैं। आपको याद होगा जब आप पहली या दूसरी कक्षा में थे तो आपके कुछ दांत गिरने लगे होंगे, या मतलब टूट जाते हैं, सही बात है। आप जब पहली या दूसरी कक्षा में होंगे तो आप क्या होता है कुछ दांत गिरने लगे होंगे, लेकिन कुछ ही समय के बाद फिर नए दांत वहाँ आ गए होंगे। हमारे जीवन काल में दांतों के 2 सेट विकसित होते हैं। 2 सेट विकसित हो, कौन कौन दांत सेट होता है, एक दूध वाला मतलब होता है दांत। देखिए प्रथम सेट जो होता है बचपन में ही निकलकर लगभग 8 साल की आयु तक गिर जाते हैं। लगभग कितने आयु साल गिर जाते हैं, जो बच्चा वाला जो दांत जिसको हम कहते हैं दूध वाला दांत, वो कितना साल के अंदर गिर जाते हैं 8 साल के अंदर जो दूध वाला दांत होता है वो गिर जाते हैं। प्रथम सेट इन दांतों को दूध के दांत यानी मिल्क टीथ कहते हैं। क्या कहते हैं, जो प्रथम सेट जो है जब बच्चा पहली या दूसरी कक्षा में रहे होंगे तब दांत क्या होता है गिर जाती है, उसे क्या कहते हैं प्रथम सेट को दूध वाले दांत कहते हैं। जो 8 साल की उम्र तक क्या होती है कुछ दांत टूट जाती है, उसे मिल्क टीथ कहते हैं। पुनः इसके स्थान पर जब जो दांत टूट जाती है पुनः क्या होता है इसके स्थान पर एक नए दांत क्या होता है निकल जाते हैं। क्या होते हैं ये दांत कब निकलेंगे, जब आप बच्चे रहे होंगे तभी निकलेगा। अगर आप 20 साल या 25 साल के हो गए हैं, अगर आप तब आपका दांत टूटता है तो वो दोबारा नहीं आपके दांत उगेगा। जो जीवन भर रहते हैं क्या रहते हैं, जब एक बार जब कोई दांत टूट जाता है दूध वाला दांत, फिर उसके स्थान पर दूसरा कोई उगता है तो वह क्या रहता है जीवन भर रहते हैं। हालांकि वृद्ध अवस्था में इनमें से कुछ दांत गिरने भी लगते हैं, और जब वृद्ध होते हैं तो और भी क्या होते हैं दांत गिरने लगते हैं। मसूड़ा ढीला पड़ जाता है और दांत क्या होते हैं गिरने लगते हैं। कथा दांतों के आकार और उनके कार्य के अनुसार निम्न प्रकार है। दांतों के जो आकार है और उनका क्या है आकार के अनुसार, दांत के जो आकार है उनके अनुसार क्या है निम्न प्रकार के होते हैं। दांत जो है 4 प्रकार का हम यहाँ देखेंगे। कितने प्रकार देखेंगे 4 प्रकार। कौन कौन होता है, कृतंक होता है, इंसीजर होता है। इसका काम क्या है इंसीजर का, काटने का कार्य करता है। क्या करता है काटने का कार्य करता है। एक होता है रदनक, दूसरा ये पहला हुआ कृतंक, एक दूसरा क्या होता है रदनक केनाइंस इसका इंग्लिश क्या होता है केनाइंस। क्या करता है फाड़ने का कार्य करता है। क्या करता है फाड़ने का कार्य करता है। ये आपको भी हमें अपने चार्ट में जो बनाए हैं चित्र उसमें आपको समझाएंगे। केनाइंस क्या होता है, एक होता है अर्धचवर्णक। क्या होता है अर्धचवर्णक, जिसको क्या कहते हैं प्रीमोलर कहते हैं। क्या कहते हैं प्रीमोलर। ये क्या करता है पीसने और चबाने का कार्य करता है। क्या किसका कार्य करता है पीसने और चबाने का कार्य करता है। चौथा होता है चवर्णक। क्या होता है चवर्णक, या इसको कहते हैं इंग्लिश में मोलर कहते हैं। क्या कहते हैं मोलर कहते हैं। इसका काम क्या होता है इसका भी काम वही होता है जो अग्रचवर्णक का होता है। किसका होता है अग्रचवर्णक, यानी पीसने और चबाने का भी क्या इसका भी काम होता है। अब आइए जो हमने चार्ट बनाया इसमें आपको अच्छे तरीके से बता देते हैं। देखिए जो दांत का जो प्रकार है, दांत के प्रकार कितने होते हैं 4 प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं 4 प्रकार। अभी बताए थे कि कृतंक होता है इसे इंसीजर कहते हैं, रदनक केनाइंस कहते हैं, अर्धचवर्णक प्रीमोलर कहते हैं और चवर्णक मोलर कहते हैं। जो कृतंक होता है 4 ऊपर है, जिससे हम क्या करते हैं काटने का काम करते हैं। जी कृतंक है, क्या है कृतंक, जिसको हम इंसीजर कहते हैं। 4 ऊपर हो गया, कितने हो गया 4 ऊपर, और 4 क्या हो गया नीचे हो गया, तो इसलिए लिखे 4 + 4। कृतंक कितना होता है यहाँ लिख देंगे। कृतंक कितना होता है, कृतंक होता है 4 ऊपर और 4 नीचे, मतलब कुल कितना हो गया 8 हो गया। कितना हो गया 8 हो गया। आप देते हैं रदनक देखते हैं। रदनक का कार्य क्या होता है चीरने फाड़ने वाला नोकीला दांत रहता है। कि रदनक कैसा दांत रहता है नोकीला, जिससे हम केतारी खाते हैं नोकीला रहता है। देखिए नोकीला कितना दांत है, ऊपर वाला एक हिस्सा हम ले रहे हैं तो आप दोनों हिस्सा का समझ जाइएगा, क्योंकि दांत सामने सेम रहता है। देखिए रदनक कितना, एक यहाँ एक इधर है, 2 दांत हो गया, 2 ऊपर में होगा, 2 क्या होगा नीचे में भी होगा। क्या होगा नीचे में भी होगा, 2 कितना हो गया 2 ऊपर और 2 नीचे, मतलब 4। रदनक कितना हो गया 4 हो जाएगा। रदनक कितना हो जाएगा, मतलब रदनक कितना हो जाएगा 4 रदनक हो जाएगा, 4 रदनक हो जाएगा। अभी सब दांत जोड़ेंगे तो हमें कुल कितना 32 दांत पूर जाएगा। देखिए कैसे पूरेगा। अभी रदनक लिखें, उसके बाद होता है अग्रचवर्णक। क्या होता है अग्रचवर्णक, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमोलर बोलते हैं, प्रीमोलर।
प्रीमोलर अर्धचवर्णक किसको कहते हैं? जो ये दो दांत देख रहे हैं, ये और ये मतलब रत्नक के बगल वाला दो दांत, रत्नक के बगल वाला दो दांत, और इधर भी रत्नक के बगल वाला दो दांत, मतलब ऊपर में कितना हो गया? अग्रचवर्णक 2 और 2 4। जो रत्नक हो गया उसके बगल वाला दो दांत, इधर भी रत्नक के बगल वाला दो दांत, 2 2 4 दांत हो गया। मतलब 4 ऊपर हो गया, 4 ऊपर हो गया अर्धचवर्णक, और 4 नीचे हो गया अग्रचवर्णक। कितना हो गया? 4 ऊपर 4 नीचे, कितना हो गया? 8 हो गया। कितना हो गया? 8 हो गया। अब क्या बचा है? चवर्णक। अब क्या बता है? चवर्णक। चवर्णक कितना है? देखिए चवर्णक जो आप जो शेष ये दोनों छोड़कर जो इधर जो शेष बचा है, 3 इधर 3 इधर, मतलब इधर भी 2 छोड़कर 3 इधर, और 1 2 3 इधर, 3 1 2 3 इधर, मतलब 6 ऊपर में हो गया। कितना हो गया? 6 ऊपर में हो गया। 6 क्या होगा? नीचे भी होगा। कितना होगा? 6 नीचे भी होगा। मतलब 6 3 दूना 6, 6 ऊपर 6 नीचे, मतलब कितना कुल हो गया? 12 हो गया। कितना हो गया? 12। मतलब चवर्णक कितना आएगा? ऊपर 6 है, 1 2 3 ऊपर 6, 1 2 1 2 3 1 2 3, मतलब ऊपर 6 नीचे भी 6 होगा, मतलब इसलिए 6 6 कितना हो गया? 12 हो गया। क्या हो गया? 12। जब इसको आप कुल कीजिएगा, कुल दांत कितना आएगा? 32 दांत आएगा। कितना आएगा? 32। इसलिए मतलब एक क्वेश्चन भी यहाँ मतलब एनसीईआरटी में बना था कि एक वयस्क आदमी में कुल कितने दांत होते हैं? आप क्या बताए बोलिएगा? 32 दांत होते हैं। कितना दांत होते हैं? 32 दांत होते हैं। या आपसे ऐसे पूछ सकता है, जो कृंतक दांत होते हैं उसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। कितना होती है? 8। 4 ऊपर 4 नीचे, जिससे हम रोटी काटते हैं। रत्नक मतलब जो चिरने फाड़े वाले दांत कितनी होती है? 4 होती है, मतलब 2 ऊपर दांत होती है नुकीला, 2 नीचे होती है, जिससे हम केतारी फाड़ते हैं। अग्रचवर्णक कितनी होती है? 8 होती है। कितनी होती है? 8। मतलब रत्नक के बगल में इस ऊपर में 2 साइड, इधर भी 2, मतलब 2 2 ऊपर में हो गया 4, और 4 नीचे में हो गया। चवर्णक कितना हो गया? 6 ऊपर 6 नीचे, मतलब 12। इस सब जोड़िएगा कितना आएगा? 32 दांत आएगा। कितना आएगा? 32 दांत। यहाँ तक समझ में अच्छे से आगे है तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, या यस सर अच्छे से समझ में आ गया हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। क्या आप कर रहा है कि एनसीईआरटी की किताब लाइन कर रहा है, क्या आप जानते हैं हमारे दांतों की ऊपरी परत जिसे इनामल कहते हैं? क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। दांत की जो ऊपरी परत होती है उसे क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। इनामेल, इंग्लिश में इनामेल कहते हैं। जो हमारे शरीर का क्या है? कठोरतम पदार्थ है। यानी जो इनामेल होती है उससे कठोरतम पदार्थ कुछ नहीं होती है। सबसे हमारे शरीर में सबसे क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ इनामेल। इससे अच्छा से समझने के लिए आप देखिए, जैसे ये दांत हो गया। क्या हो गया? दांत। ये जो दांत ऊपर जो उजला वाला दांत लिखा रहता है, उजला वाला दांत, ये ऊपर उजला वाला ऊपरी भाग हो गया। क्या हो गया? ऊपरी भाग। जो अंदर में धंसा रहता है, निचला भाग क्या होता है? धंसा। ये भाग जो है मसूरा में धंसा रहता है, ये वाला भाग। तो ऊपरी भाग जो उजला जो भाग रहता है, यही क्या रहता है? मतलब उजला यानी ऊपरी भाग जो रहता है सबसे कठोरतम, मतलब सबसे कठोर यही रहता है। क्यों? क्योंकि इसको जो ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? इनामेल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल। वही कह रहा है, दांत का जो ऊपरी भाग है, उजला जो भाग है, उसे क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, दांत के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो आप बोलेगा इनामल कहते हैं। क्या कहते हैं? इनामल कहते हैं। और यह क्या है? इनामल दांत का जो ऊपरी भाग है क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है। क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है। किसमें? मानव का सबसे कठोरतम पदार्थ कौन? दांत का ऊपरी भाग। जो आप मतलब डेली ब्रश करते हैं वही क्या हुआ? दांत का ऊपरी उजला भाग जो है दांत का इनामल, उसी को कहते हैं इनामल कहते हैं। यही क्या हुआ? सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है ना? उसके बाद कह रहा है कि यह जो दांत का इनामल दे, तो ऊपरी का जो भाग होता है इनामल, वही कह रहा है कि आप जानते हैं कि हमारे दांतों की ऊपरी परत जिसे इनामल कहते हैं, यह हमारे शरीर का क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है। यह कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण किसका बना रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण तथा कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण था केरेटिन प्रोटीन का बना रहता है। किसका बना रहता है? केरेटिन प्रोटीन का बना रहता है। कौन? इनामेल जो दांत है, मतलब मेरा दांत जो है इनामल ऊपरी जो भाग है उसकी इनामल किसका बना रहता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण और केरेटिन प्रोटीन का बना रहता है। ये भी याद करना है। किसका? आपसे क्वेश्चन पूछेगा, दांत का जो ऊपरी भाग इनामल जो है किसका बना रहता है? आप बोले कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण, कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण और केरेटिन प्रोटीन का बना रहता है। यह 1 नंबर में क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जा सकता है, इसलिए आप इसे याद रखिएगा। कह रहा है कि आमना को इमली और आम की चटनी बहुत पसंद है। जब भी वह आम या इमली देखती है तो उसके मुंह में पानी आ जाता है। ऐसा क्यों होता है? वही बात आपको मतलब पहले ही बताए थे कि हमारे मुंह में क्या रहती है? लाल ग्रंथि पाई जाती है। क्या पाया जाता है? लाल ग्रंथि। 3 जोड़ी जो है ना हमारे मुंह में लाल ग्रंथि पाया जाता है। वो क्या करते हैं? जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हमारे मुंह से क्या निकलती है?
पानी निकलने देते, उसे उसे हम क्या कहते हैं, लार कहते हैं। क्या कहते हैं, लार कहते हैं। कहता है हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है। ऐसा क्यों क्यों रहता है हमारा मुंह हमेशा गीला? क्योंकि हमारे मुंह में क्या है, लार ग्रंथि पाया जाता है और हमारे मुंह हमेशा क्या रखता है, गीला रखता है। क्या रखता है, गीला रखता है। कहता है हमारा मुंह हमेशा गीला रहता है, क्योंकि बता ही दिए हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथि है। यहाँ बताएं कितनी जोड़ी पाया जाता है, 3 जोड़ी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इसे याद रखिए। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा हमारे मुंह में कितनी लार ग्रंथि पाई जाती है, तो आप बोलिएगा हमारे मुंह में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जिससे क्या निकलती है, लार निकलती है, यानी जिसको हम लार कहते हैं, जिनसे लार स्रावित होता है। जिनसे क्या स्रावित होता है, लार स्रावित होता है। लार भोजन को मुलायम बनाता है। जो लार है उसको क्या बनाता है, मुलायम बनाता है। जैसे आप भोजन चबाते हैं तो क्या होता है, गीला हो जाता है, उसी क्या कहते हैं, मुलायम बना देता है, जिससे उसको निगलने में क्या होता है, मतलब परेशानी नहीं होती है, आसानी से निकल जाते हैं और फूड पाइप के द्वारा आसानी से वहाँ नीचे चला जाता है। अगर मानी लार नहीं होता तो हमारा भोजन क्या रहता, मुंह में चबाते सूखा ही रह जाता। अगर सूखा ही भोजन रह जाता, उसको अगर हम निगलते तो क्या होता, फूड जो पाइप है उसमें खरोच आ जाता। क्या आ जाता, स्क्रेच यानी खरोच आ जाता, और हमें क्या खून बहने लगता, बहुत दिक्कत होता है। इसलिए क्या हमारे मुंह में क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है। जो लार स्रावित करता है वो लार क्या करता है, भोजन को मुलायम बना देता है, जिससे हम उसको निगलने में क्या होता है, आसानी होता है और कोई कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। कहता है लार में पानी, लार में क्या पाया जाता है, लार में पानी पाया जाता है और लवण तथा चिकना म्यूकस पाया जाता है। लार में क्या क्या पाया जाता है, लार में पानी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, लार में क्या क्या होता है। लार में बोलिएगा पानी होता है, लवण होता है और चिकना म्यूकस होता है। क्या होता है, यही सब के कारण क्या होता है, भोजन को मुलायम बनाता है। यही सब के कारण क्या बनाता है, भोजन को मुलायम बना देता है। कौन, लार मुलायम बनाता है। किसके कारण, क्योंकि लार में क्या रहता है, पानी रहता है, चिकना लवण रहता है और यही सब म्यूकस रहता है, जिसके कारण भोजन मुलायम रहता है। भोजन का पाचन मुख से ही लार में उपस्थित एंजाइम एमाइलेज किसके द्वारा, एमाइलेज के सहायता से आरंभ हो जाता है। यहाँ एक बात सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि कह रहा है कि भोजन का पाचन मुख से ही, क्या कहाँ भोजन का पाचन शुरू हो जाता है, बताए थे भोजन का पाचन कहाँ होता है, मुख से ही। क्या कहाँ से होता है भोजन का पाचन, मुख से ही। लार में उपस्थित एंजाइम, जो लार रहता है ना हमारे मुंह में, कौन सा एंजाइम लार में उपस्थित कौन एंजाइम रहता है, एमाइलेज। आपसे पूछेगा हमारे लार में कौन एंजाइम रहता है, आप बोलिएगा एमाइलेज एंजाइम रहता है। कौन होता है, एमाइलेज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम भी जब एग्जाम लेंगे, अंकित राजा जो भी देख रहा होगा या दिव्या, हम भी जब एग्जाम लेंगे तो ये क्वेश्चन हम डालेंगे कि लार में जो कौन सा एंजाइम रहता है, एमाइलेज एंजाइम रहता है, और भोजन का पाचन कहाँ शुरू होता है, मुख से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है, मुख से शुरू होता है, और छोटी आंत तक बड़ी आंत तक भोजन का पाचन होते रहता है। अगला यहाँ देखना है, एमाइलेज की सहायता से आरंभ होता है। कहाँ, किसकी सहायता से होता है, एमाइलेज। जो एमाइलेज जो है मंड यानी स्टार्च को शर्करा यानी ग्लूकोज में बदल देता है। किसमें, मंड को किसमें बदल देता है, जो मंड किसको कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट। जैसे रोटी या चावल में क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट रहता है। मंड को ही स्टार्च भी कहते हैं, या मंड को ही क्या कहते हैं, कार्बोहाइड्रेट कहते हैं। क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को शर्करा यानी ग्लूकोज में क्या करता है, बदल देता है। क्या करता है, बदल देता है। कौन, वही एमाइलेज एंजाइम, जो हमारे लार में क्या रहता है, प्रेजेंट रहता है, उपस्थित रहता है। एंजाइम श्राव रासायनिक श्राव है। एंजाइम क्या है, एक रासायनिक श्राव है, केमिकल एंजाइम, केमिकल श्राव है, जो आहार नाल के विभिन्न भाग एवं ग्रंथि से स्रावित होती है। जो आहार नाल जो चित्र रहते हैं वो विभिन्न भाग से, यकृत भी एंजाइम स्रावित होता है, और यज्ञाशय से भी एंजाइम स्रावित होता है, और छोटी आंत से भी क्या होता है, एंजाइम स्रावित होते रहते हैं। वही बता रहा, आहार नाल के क्या होता है, विभिन्न भागों एवं ग्रंथों से एंजाइम स्रावित होते हैं, और भोजन के विभिन्न अवयवों के साथ प्रतिक्रिया कर पाचन में मदद करता है। और भोजन के साथ क्या होता है, मिलकर उसे पाचन करने में क्या करता है, मदद करता है। क्या करता है, मदद करता है। एंजाइमों और उनकी क्रिया विधि तथा प्रभावों के बारे में अपने शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए। जो सोचिए मुख में लार नहीं होता तो मुंह में क्या होगा, एक बात बताएं, मुख में लार नहीं होता तो क्या होता, हमारे जो फूड पाइप है उसमें क्या होता है, खरोच आ जाता है और खून बहने लगता है, और क्या होता है, हमें बहुत परेशानी होता है। इसलिए क्या है, लार को रहना, मुंह में लार बनना बहुत ही उपयोगी है। क्या है, बहुत ही हमारे लिए उपयोगी रहता है, जिससे हम भोजन को आसानी से निगल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब हम पढ़ेंगे जीभ के बारे में। जीभ पर आप कुछ खाते हैं तो कहीं कड़वा लगता है, कुछ खाते हैं तो स्वाद मीठा स्वाद आता है, या खट्टा स्वाद आता है, या नमकीन स्वाद आता है। जीभ पर क्या रहता है, जीभ पर स्वाद कलिकाएं रहते हैं। क्या रहते हैं, स्वाद कलिकाएं रहते हैं पर टेस्ट
बर्ड्स रहते हैं पर हमारे जीभ पर, जिसके कारण हमें क्या होता है, कहीं कभी खाते हैं तो हमें मीठा लगता है, कभी मतलब खाते हैं तो खट्टा लगता है, कहीं कभी खाते हैं तो हमें कड़वा लगता है, तीखा लगता है। इसलिए ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जीभ के अलग अलग भाग में अलग अलग स्वाद होता है। क्या रहता है, जीभ के अलग अलग भाग में अलग अलग स्वाद होता है, जिसके कारण हमें क्या होता है, कभी खट्टा महसूस होता है, कभी नमकीन होता है, कभी कड़वा महसूस होता है, कभी मीठा महसूस होता है। किसके कारण, जीभ पर हमें स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, स्वाद कलिकाएं पाए जाते हैं। वही आप पढ़ेंगे, कह रहा है जीभ मुख के अंदर एक पेशीय अंग है। क्या है, पेशिया, इसमें कोई हड्डी उड्डी नहीं रहता है, इसलिए क्या रहा है, जीभ मुंह के अंदर एक पेशीय अंग है। जीभ आगे की ओर स्वतंत्र, आगे मतलब अब बाहर निकाल सकते हैं, ये स्वतंत्र रहती है। क्या रहती है, स्वतंत्र रहती है, तथा पीछे की ओर मुख गुहिका के निचले भाग से जुड़ी रहती है। और पीछे की ओर क्या है, तो मुख गुहिका से जुड़ी रहती है। यह मुख का व्यस्तम अंग है, सबसे व्यस्तम अंग बोलेगा तो क्या बोलेगा, जीभ के। जीभ के कारण जीभ हमेशा क्या रहता है, चलते रहता है। क्या रहता है, चलते रहता है, मतलब जीभ भोजन को इधर उधर करने में करता है, और जीभ बोलने में भी मदद करता है। जब आप बोलते हैं तो जीभ इधर उधर होते रहता है, इसलिए कह रहा है जीभ क्या है, मुख का व्यस्तम अंग है। मुख का व्यस्तम अंग कहेगा, जीभ बोलिएगा। जीभ मुख में भोजन को इधर उधर करने लार को मिलाने, क्या करता है, भोजन को इधर उधर करने में मदद करता है, और लार को मिलाने तथा भोजन को निगलने में मदद करता है। क्या करता है जीभ, भोजन को इधर उधर करने में और लार को मिलाने में और तथा भोजन को निगलने में मदद करता है। कौन करता है, जीभ करता है। भोजन पर स्वाद कलिकाएं बताते हैं, भोजन जीभ पर क्या पाई जाती है, स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिसे हम टेस्ट बर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं, टेस्ट बर्ड्स होते हैं, टेस्ट बर्ड्स पाई जाती है, जिनकी मदद से हम चीज़ों का स्वाद ले पाते हैं। किसकी मदद ले लेते हैं, क्योंकि अगर हमारे जीभ पर स्वाद कलिकाएं नहीं पाई जाती होती तो हम अलग अलग चीज़ों का अलग मतलब स्वाद नहीं ले पाते, कि कोई कड़वा है, कोई मीठा है, नहीं ले पाते। स्वाद कलिकाएं जीभ के अलग अलग हिस्सों में होती है। कहाँ रहती है, जीभ के अलग अलग हिस्सों में होती है। स्वाद कलिकाओं की स्थिति का पता लगाने के लिए हम एक रोचक क्रियाकलाप करते हैं। मतलब क्रियाकलाप में क्या, देखिए यहाँ आंख बंधा हुआ है ना, बच्चा का आंख बंधा रहता है। आंख बंद कर आप जीभ के अलग अलग भाग पर कभी मीठा चीज दीजिएगा तो मीठा लगेगा, कहीं मतलब इधर जीभ के अलग भाग पर अलग अलग चीज रखकर उससे पता कीजिएगा कि अब मतलब जो है कैसा लग रहा है, कहाँ मीठा लग रहा है, कहाँ खट्टा लग रहा है, कहाँ में कड़वा लग रहा है। इसका मतलब अवलोकन करके करा एक चार्ट बनाइए, जिससे आपको पता चले कि किस भाग में, जीभ के किस भाग में कौन सा मतलब स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। देखिए यहाँ पे हमने जीभ का चित्र बनाया। किसका चित्र बनाया है, जीभ का। जीभ का हमने यहाँ पे चित्र बनाया है। जीभ क्या है, ये जितना है अलग अलग क्या होते हैं, भाग होते हैं। क्या होती है, भाग होती है। देखिए जीभ का, ये जीभ है, क्या है, जीभ है। ये जीभ का अग्र भाग है, मतलब आगा वाला हिस्सा है जीभ का। कौन भाग है, आगे वाला हिस्सा है। जो आगे वाला हिस्सा रहता है जीभ का, हुआ किसका, कौन स्वाद कलिकाएं पाई जाती है। यहाँ अगर कोई चीज खाएगा तो यहीं पे क्या लगेगा, मीठा लगेगा। क्या लगेगा, मीठा। यहाँ क्या लगेगा, मीठा स्वाद आएगा। क्या आएगा, मीठा स्वाद आएगा। यहाँ क्या आएगा, मीठा स्वाद आएगा। यहाँ पे क्या आएगा, इधर और इधर दोनों एक ही है, दोनों क्या है, एक ही है। यहाँ क्या आएगा, नमकीन आएगा। क्या आएगा, नमकीन स्वाद आएगा। नमकीन स्वाद मतलब अलग जीभ के अलग अलग भाग में अलग अलग स्वाद आता है। क्या आता है, जीभ के अलग अलग भाग में अलग अलग, जैसे अग्र भाग, जीभ के आगा वाला भाग में जो निकालते हैं जीभ वाला, वहाँ मीठा स्वाद आएगा, और उसके बगल में नमकीन आएगा, उसके बगल में जो क्या उसके कौन आएगा, खट्टा आएगा। क्या आएगा, खट्टा वाला स्वाद किसके बगल में आएगा, नमकीन के बगल में। और जो जीभ का अंतिमा भाग रहता है, क्या रहता है, अंतिमा भाग, अंदर से जो रहता है भाग, यहाँ क्या आएगा, कड़वा आएगा। क्या आएगा, कड़वा स्वाद आएगा। कौन स्वाद आएगा, कड़वा आएगा। कौन स्वाद आएगा, कड़वा स्वाद। कड़वा आएगा। क्या आएगा, कड़वा आएगा। कौन सा स्वाद आएगा, कड़वा स्वाद आएगा। ठीक है ना। तो आगा वाले हिस्से में कौन स्वाद आएगा, आगे में कौन स्वाद आएगा, मीठा। उसके बगल में आगा में मीठा आएगा, ये दोनों में क्या आएगा, नमकीन आएगा। उसके बाद खट्टा, उसके बाद कड़वा। जीभ क्या मतलब स्वाद कलिका, मतलब जीभ पर
स्वाद कलिकाएं पाई जाती है, जिस पर जीभ का अलग अलग भागों में अलग अलग टेस्ट आती है। क्या आती है? टेस्ट आती है। ध्यान रखिएगा, हम आपसे क्वेश्चन पूछ चित्र देकर आपसे मतलब ए बी कर कर आपको पूछेगा यहाँ कौन सा स्वाद आएगा, यहाँ कौन सा स्वाद आएगा, जीभ के इस भाग वाले पर कौन सा स्वाद आएगा, जीभ के अंतिम भाग पर वाले पर कौन सा स्वाद आएगा। इसको याद रखिएगा, तब तो आप बता पाएंगे कि हाँ जीभ के अगले भाग को मीठा स्वाद आता है, उसके बगल में नमकीन, उसके बगल में खट्टा, और यहाँ क्या आएगा? कड़वा स्वाद आएगा। इसलिए इसको आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, इसे याद रखना। यहाँ पे दिया गया है जीभ का चित्र, लेकिन एनसीईआरटी में उतना क्लियर हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमने क्या किया, फ्लो चार्ट पर आपको चित्र बनाकर समझाया। यहाँ ये जो वाला भाग है, यहाँ क्या आता है? मीठा स्वाद आता है, उसके बगल में नमकीन, उसके बगल में खट्टा स्वाद आता है, उसके जीभ के यहाँ का भाग में क्या आता है? कड़वा स्वाद आता है। वही कहता है कि ये बात इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट ये बात है कि यहाँ देखना है करा कि हमें जीभ हमें साफ स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में क्या करती है? मदद करती है। जीभ हमें क्या करती है? जीभ का काम तो ये भी है कि भोजन को इधर उधर करने में होता है, और जीभ जीभ के कारण ही हम क्या करते हैं? भोजन को निगल पाते हैं, जीभ के कारण ही हम स्पष्ट बोल पाते हैं। वही करा है, जीभ हमें क्या करता है? साफ स्पष्ट बोलने और शुद्ध उच्चारण करने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। अब दंत सुरक्षा क्या है? दंत सुरक्षा क्या पढ़ेंगे? दंत मतलब दांत किस तरीके से हम सुरक्षा कर सकते हैं, और स्वास्थ्य का आधार क्या है। अगर हम दांत साफ नहीं करेंगे तो हम बीमार भी पड़ सकते हैं, हमारे दांत में फूल भी सकता है, और उससे क्या निकलेगा? पस निकलेगा, उससे क्या होगा? महकेगा दांत। इसलिए हम क्या करेंगे? दांत का सुरक्षा के बारे में पढ़ेंगे। दंत सुरक्षा पढ़ेंगे। ये क्या करा है? कहता है कि दांतों की सही देखभाल, दांतों की सही देखभाल और साफ सफाई बहुत जरूरी है। सही बात है, एकदम बिल्कुल सही बात है। क्या है? बहुत जरूरी है। हमें सुबह से रात में सोने से पहले कब धोना है दांत? हमें सुबह को धोना ही है, और रात में खाना खाने के बाद और सोने से पहले अपने दांतों को दातुन या ब्रश से जरूर साफ करना चाहिए। क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। कम से कम तो एक बार जरूर करना चाहिए, सुबह जरूर करना चाहिए, शाम ना हो तो ना हो, लेकिन सुबह जरूर करना चाहिए। दातुन करते समय दातुन तथा हाथ की अंगुलियों से मसूरों को अवश्य मलना चाहिए। जब दातुन हम कर लेते हैं तब क्या करना चाहिए? अंगुली मुंह में डालकर दांत ऐसे मतलब मसूरों को अवश्य मलना चाहिए। इससे क्या होता है? इससे मसूरों में रक्त संचार बढ़ता है। इससे क्या होता है? रक्त संचार क्या होता है? बढ़ जाता है। क्या होता है? रक्त मतलब जल्दी जल्दी मसूरों से होकर गुजरता है, जिससे तथा दांत मजबूत होते हैं। दांत क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करना चाहिए। मतलब जब आप खाना खा लेते हैं तो दांत में छोटे छोटे कण फंस जाते हैं। अगर आप कुल्ली नहीं करेंगे, यानी कुल्ला नहीं करेंगे, तो क्या होगा? दांत मतलब आपके मुंह में ही वो दांत में ही वो अन्य कण फंसे रह जाते हैं, और कुछ दिन के बाद क्या होते हैं? सड़ जाते हैं, सड़कर बदबू मारने। इसलिए कहता है खाने के बाद अच्छी तरह कुल्ली करना चाहिए, कुल्ला करना चाहिए, जिससे दांत में फंसे अन्न कण, जिससे क्या हो? दांत में फंसे अन्न कण निकल जाए। अच्छी तरह दांतों की सफाई नहीं करने या अधिक चॉकलेट, मीठे चीज, ठंडे पेय आदि खाने पीने से दांतों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। आप जो ठंडा पीते हैं, मतलब ठंडा स्प्राइट पीते हैं, क्या करता है? दांत पर बुरा प्रभाव छोड़ता है। ये चीज दांत के बीच फंसे अन्न कणों को से चिपक जाती है। आप जो मतलब मीठा चीज या कोई चॉकलेट खाते हैं, क्या होती है? वो दांतों के बीच क्या होती है? चिपक जाती है। क्या होती है? मतलब ये चीज दांतों के बीच फंसे अन्न कणों से क्या होते हैं? चिपक जाते हैं, उन पर एक परत बना लेते हैं। क्या बना लेते हैं? परत बना लेती है, जिनके कारण जीवाणुओं को पनपने और बढ़ने का मौका मिल जाता है। अगर दांत आप नहीं धोते हैं और चॉकलेट खूब खाते हैं तो क्या होता है? भोजन करने के साथ वो मतलब मीठा चीज दांत पे चिपक जाता है और उससे एक परत बना लेता है, और आप दांत नहीं साफ करते हैं तो उस पर क्या मिलता है? बैक्टीरिया को यानी जीवाणुओं को पनपने का क्या मिल जाता है? मौका मिल जाता है। ये जीवाणु दांतों में फंसे अन्न कण को शर्करा को अम्ल में बदल देता है। किसमें बदलता है? शर्करा को अम्ल में बदल देता है, और दांतों की ऊपरी परत, दांतों की जो मतलब अभी बताया, दांतों की जो ऊपरी परत जो है इनामेल, जो क्या होती है? सबसे मजबूत होती है। क्या होती है? सबसे मजबूत होती है। दांतों की ऊपरी परत जो क्या है, ये देखिए, कहता है ऊपरी परत, दांतों की जो सबसे ऊपरी परत होती है, क्या होती है? सबसे मजबूत होती है। क्या होती है? सबसे मजबूत इनामेल की क्षति पहुंचाते हैं। अगर आप दांत नहीं धोते हैं तो उस पर क्या बनाते हैं? अम्ल बनाते हैं। अम्ल क्या करता है? दांतों की ऊपरी परत को, इनामेल को क्षति पहुंचाते हैं। जो कि हमारे शरीर का इनामेल क्या है? सबसे कठोरतम पदार्थ है, इनामेल को क्षति पहुंचाते हैं तथा दांत
दांतों के बीच छेद बना देते हैं। क्या बनाते हैं? छेद बना देते हैं। मसूड़ों से रक्त और मवाद आने लगता है। मसूड़ों से क्या लगता है? पीच आने लगता है, महकना शुरू कर देता है और दांत में क्या होता है? छिद्र बना देता है। मुख से दुर्गंध आने लगता है और मुंह क्या होता है? मुख से क्या होने लगता है? दुर्गंध आने लगती है। धीरे धीरे दांत कमजोर होकर टूटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हम बहुत सी चीज़ों को खाने में वंचित। अगर मुंह नहीं धोएंगे तो आपका दांत क्या होगा? मतलब कमज़ोर होकर टूट जाएगा और हम मतलब अच्छे चीज़ नहीं खा पाएंगे। जैसे रोटी भी नहीं खा पाइएगा और मतलब भुंजा जो होता है, जो मजबूत चीज़ होता है, अच्छे चीज़ हम खाने से क्या हो जाएंगे? वंचित हो जाएंगे, मतलब नहीं खा पाएंगे। सिर्फ आप भात और हलवा खा सकते हैं जिससे मतलब चिबाना ना पड़े। क्या आप ऐसी स्थिति उत्पन्न देखना चाहते हैं? अगर आप मतलब कहते हैं यह कह रहा है कि अगर आप दांत नहीं धोते हैं तो आप ऐसी स्थिति देखना चाहते हैं कि आपको भी मतलब दांत से वंचित होना पड़े और आप अच्छे खाने खाने से वंचित हो जाए। क्या आप ऐसी स्थिति देखना चाहते हैं? अब सबके जवाब रहेगा नहीं, हम ऐसी स्थिति देखना नहीं चाहते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं देखना चाहते हैं तो आप डेली दांत धोआ कीजिए और डेली आप कुल्ला किया कीजिए और दांत में मसूड़ों में हाथ डालकर हिलाया कीजिए, ताकि क्या हो? उसमें खून का मतलब प्रभाव तेजी हो। आज जो है आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि मेरा वीडियो हो चुका है, 1 घंटा का हो चुका है। अगले वीडियो में मतलब सेकेंड पार्ट, इस चैप्टर के सेकेंड पार्ट में हम पढ़ाएंगे भोजन नली यानी फूड जिसको पाइप है। फिर से उसको विस्तार तरीके से बताएंगे, अच्छे तरीके से फ्लो चार्ट के साथ, क्योंकि अगर अभी बनाएंगे वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ तक रहने देते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इसे नोट डाउन भी कर लीजिएगा।